वेलकम टू पिंगाक्स एजुकेशन। माई सेल्फ इंजीनियर प्रदीप पुनिया। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में मैं आपको नवोदय विद्यालय जो है उसका फॉर्म कैसे फिल करना है और क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, कौन कौन ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है, वो सारी जो डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन सारी जो जानकारी रहेगी वो मैं इसमें आपको देने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखें, जवाहर नवोदय विद्यालय, इसका जो इस बार की जो डेट है ये थोड़ा सा बदलाव है। हर बार ये होता था कि जनवरी के आसपास एग्जाम फॉर्म आते हैं और फिर अप्रैल में एग्जाम होता है, लेकिन इस बार एग्जाम फॉर्म की डेट, लास्ट डेट जो है वो 10 अगस्त दे रखी है। यानी इसी साल के अगस्त महीने की जो डेट है वो लास्ट डेट है आपकी, वहां तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम जो होगा वो भी इस बार जल्दी होने वाला है। चलिए पूरी डिटेल अपन देखते हैं इस प्रोस्पेक्टस की हेल्प से। ये जो इन्होंने प्रोस्पेक्टस जारी किया है क्लास 6 के लिए है, बेसिकली ये 2024-25 के लिए जो सिलेक्शंस इनको लेने हैं उसके लिए। थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि ये क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय, क्या इसमें फीस वगैरह रहती है। तो जनरली ये तो वैसे तो फ्री होता है, लेकिन ये 600 रुपये इसमें लिए जाते हैं हर साल। वो एक तरह से विद्यालय विकास निधि के नाम से लिए जाते हैं और SC ST स्टूडेंट्स को इसमें छूट रहती है, उनसे ये फीस नहीं ली जाती है। और कुछ जैसे दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट हैं, उनसे भी ये लिया नहीं जाता ये फीस। और जो BPL से नीचे हैं उनसे भी ये फीस नहीं ली जाती है। उसके अलावा यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई हैं, उनके बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनसे 1500 रुपये हर महीने के हिसाब से ये चार्ज किया जाता है। तो ये स्कूल की जानकारी है कि जैसे फ्री रहती है वैसे सारी पढ़ाई इसमें, हर तरह की जो फीस वगैरह है, यूनिफॉर्म है, टेक्स्ट बुक है, सारा खर्चा फ्री रहता है नवोदय में। कुछ पैसा जो लिया जाता है वो विद्यालय विकास निधि से। किन बच्चों से लिया जाता है? सबसे नहीं लिया जाता है, खाली 9th से 12th के जो बच्चे रहते हैं उनसे। यानी 6th में एडमिशन होगा, 6th 7th 8th के बच्चों से नहीं लिया जाता। 9th 10th 11th 12th के बच्चों से ये पैसा लिया जाता है हर महीने के हिसाब से, वो विकास निधि के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव है नवोदय विद्यालय का? अच्छी पढ़ाई देना है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छी पढ़ाई देना। कितने नवोदय विद्यालय हैं? टोटल एट प्रेजेंट 649 नवोदय विद्यालय हैं हमारे टोटल 27 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में। तो जैसे ये अलग अलग मैंने इसमें पूरी लिस्ट में आपको दिखा रखा है। प्रोस्पेक्टस है बेसिकली ये, तो मैं ये PDF फॉर्म में भी आपको दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप रीड कर सकते हैं कि आपके स्टेट में, आपका जो भी स्टेट है वहाँ पे कितने नवोदय विद्यालय हैं। वैसे आपको इसकी कोई खास जरूरत नहीं होगी, हर डिस्ट्रिक्ट में ये एक नवोदय विद्यालय जनरली होता है। जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जैसे SC ST की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे एक से ज़्यादा नवोदय विद्यालय हैं। ठीक है, ये इसकी जानकारी है। उसके बाद अब जो इस बार का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड कि एग्जाम कब होगा, तो देखें ये कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू 1 2, ये जो भी जगह है, मेघालय है, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इनके अलावा इन सब जगह पर तो ये एग्जाम होगा 4 नवंबर 2023 को। और बाकी पूरे जो कंट्री के जितने भी स्टेट्स बच गए हैं, जो भी जगह बच गए हैं, वहां पे ये 20 जनवरी को होगा। तो आप अपना इसमें देख सकते हैं आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम डेट इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी एग्जाम डेट आपकी होगी इसमें से। तो जनरली जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इसी रीजन में से होंगे, तो 20 जनवरी को 11:30 AM पे आपका ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें क्या रहता है, आपको फॉर्म जो भरना रहेगा वो ऑनलाइन भरना होगा। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले इसके अंदर आपको एक सर्टिफिकेट टाइप से है, वो भी एक तरह से फॉर्म जैसा ही है, वो फिल करके स्कूल से वेरीफाई करवाना होता है। उसकी भी मैं जानकारी आपको इसमें आगे बता दूंगा कि कौन सा सर्टिफिकेट है, वो मैं दिखा भी दूंगा आपको इसमें कि कौन से सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, फिलहाल इसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं 10 अगस्त 2023 है, वहां तक आपके पास टाइम है और इसे आपको फिल करना है। इसमें आधार कार्ड भी रिक्वायर्ड होगा, तो वो आप लोग अगर नहीं बनाए तो वो बनवा लें। अब ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, तो आपको ये इसकी साइट है, ये लिंक दे रखा है। इस साइट पर जाकर सबसे बड़ी बात यह कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कहीं से भी अगर फिल करवाते हैं तो वो आपसे, जैसे कई बार ई मित्र वगैरह से भरवाते हैं
बाहर कंप्यूटर की किस शॉप से भरवाते हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पे आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। वो अपनी तरफ से कोई 10 15 20 रुपए कुछ चार्ज करता है फॉर्म भरने के, तो एक अलग बात है। बाकी आप उसको ये अगर वो कोई गुमराह करे कि इसमें इतनी फीस लगेगी, 500 रुपए लग रही है, जमा करवानी है, तो वो चीजें आप ध्यान रखें, कोई फीस नहीं लगती है। नवोदय विद्यालय की तरफ से कोई फीस इसमें नहीं लगेगी। वो फॉर्म फिल करने की अपनी तरफ से कुछ अगर चार्ज कर रहा है आपसे, तो उसकी एक अलग चीज है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, तो वो चीजें देखते हैं। ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने हैं फॉर्म भरते टाइम। और किस फॉर्मेट में? जेपीजी फॉर्मेट, मतलब इमेज फोटो जो होती है उसको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट बोलते हैं, तो जेपीजी फॉर्मेट में रखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब का साइज 10 से 100 केबी के बीच में रहे। कौन कौन से हैं? एक तो सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको बताया था, एक फॉर्म जैसा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। वो फॉर्म है जिसको हम सर्टिफिकेट बोल रहे हैं, वो फिल कर पूरा फिल करके जिस स्कूल में 5वीं क्लास में बच्चा अभी पढ़ रहा है, उस स्कूल के हेडमास्टर से ये आपको वेरीफाई करवाना होगा। मतलब उस फॉर्म के ऊपर नीचे हेडमास्टर के सिग्नेचर और स्कूल की जो सील है वो उस पर लगेगी। ये आपको जिस क्लास में अभी बच्चा, जैसे 5वीं क्लास का बच्चा ही भर सकता है, तो 5वीं क्लास में बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहां से वेरीफाई करवाना है। अगर आपका बच्चा 3rd क्लास में किसी और स्कूल में था, 4th में किसी और में था, वहां से वेरीफाई नहीं करवाना है। 5वीं क्लास में बच्चा कहां पढ़ रहा है उस स्कूल से वेरीफाई आपको यह करवाना है। उसके बाद बच्चे की फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, पेरेंट्स के और बच्चे के दोनों के सिग्नेचर होंगे। उसके अलावा आधार कार्ड, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जो भी इन दोनों में से कोई अवेलेबल है तो, और नहीं है तो आप इसको बनवाएं। उसके अलावा बेसिक डिटेल्स बच्चे के संबंधित जो भी, जैसे कौन से स्टेट से हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आधार नंबर वगैरह हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें भरनी पड़ेंगी। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आपको ये फॉर्म फिल करने के बाद उसमें वो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। वो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जिसकी ये साइज आपको दिया है इसके बीच में, बस इतना ही उसके अंदर प्रोसेस है, और इसके अलावा कोई इसमें फॉर्म भरने का प्रोसेस नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप किसी भी माध्यम से भर सकते हैं। इवन आप मोबाइल फोन से भी भर सकते हैं अपना फॉर्म जो है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर इंग्लिश की ये बेसिक नॉलेज आपको है कि ये रीड करके समझ में आ रहा है, तो आप बड़ी इजीली अपने मोबाइल से भी ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। देखें, मैं इन सारी चीज़ों को अभी कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जो इसमें की पॉइंट्स नजर आ रहे हैं कि जो बताने जरूरी है आपको, उन्हीं को ही मैं इसमें से डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप पूरा ये प्रोस्पेक्टस रीड करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसे रीड कर लेना। फिलहाल इससे मुझे ऐसा कुछ विशेष नजर नहीं आ रहा है जो आपको मैं बताऊं। उसके बाद एडमिट कार्ड की डिटेल दे रखी है, जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और कहाँ से डाउनलोड करने होंगे? जहाँ पे जिस पोर्टल पे आप ये फॉर्म भरेंगे, नवोदय विद्यालय की जो साइट है जहाँ से फॉर्म भरेंगे, वहीं पे आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट का इसकी डिटेल आपको बता दी जाएगा। मार्च अप्रैल में जनरली ये अनाउंस होगा। पहले तो खैर अप्रैल में एग्जाम होता था, लेकिन इस बार आपका ये मार्च अप्रैल में इसका रिजल्ट आएगा, जो आपको पता चल जाएगा, इसकी साइट पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये कुछ जानकारी दे रखी है कि ऐसा नहीं है कि आपका अगर एग्जाम क्लियर हो गया तो इसका मतलब आप एडमिशन होना ही पड़ेगा। पूरी डिटेल्स दे रखी है कि अगर आप वेरीफाई नहीं होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक है तो आपका एडमिशन जरूरी नहीं है। ये प्रोविजनल सिलेक्शन है ये, ठीक है, इसे आप फाइनल सिलेक्शन न माने। कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो क्या है, वो सारी जानकारी बता रखी है। तो आप कोशिश करें, अगर आपकी डिटेल्स करेक्ट नहीं है तो आप फॉर्म न अप्लाई करें। अच्छा, एक चीज ये और बता रखी इन्होंने यहाँ पे कि जनरली ये होता है कि हिंदी स्टेट, जैसे राजस्थान है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो वहां के बच्चे को एडमिशन होने के बाद इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट्स होते हैं कई सारे, ठीक है, या फिर दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले स्टेट होते हैं, वहां भी माइग्रेट किया जा सकता है, जैसे 9th क्लास के लिए। तो उस टाइम आपको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो ये उस टाइम आपको दूसरे एरिया में भी भेजा जा सकता है आपके बच्चे को, तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। लोकेटेड इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट मे हैव टू बी माइग्रेटेड टू अनदर जेएनवी इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट एंड वाइस वर्सा। मतलब ये आपको माइग्रेट किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, तो इस चीज का आप अवेयर रहें पहले से। हालांकि इतना ये बड़ा इश्यू है नहीं कि
कुछ ये बस इन्होंने अपना पॉइंट रख दिया है कि अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हो तो उस केस में आप ऑब्जेक्शन ना करें इसमें। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कहा है कि अगर आपकी कैटेगरी है ओबीसी, SC ST है तो वो आपको एडमिशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा। अब मेन बात जो आती है हु इज एलिजिबल। बहुत सारे पेरेंट्स के इस एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कई सारे डाउट होते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है। केवल वही बच्चे जो इस टाइम 5वीं क्लास में हैं, यानी जिनका एडमिशन अभी 5th क्लास में हुआ है, केवल वही बच्चे ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 5वीं पास कर चुका है, अब आप चाहते हैं मुझे नवोदय में पढ़ाना और आपने रिपीट करवा दी 5वीं क्लास, तो आप अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा कि रिपीटर बच्चा है 5वीं में फिर से बैठा है वो अप्लाई कर दे, वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। उसके अलावा आप जब फॉर्म भरेंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करेंगे। साफ साफ लिखा है ओनली द बोनाफाइड रेजिडेंट कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न where the Jawahar Navodaya Vidyalaya has been located and studying class 5 in the same district are eligible to apply for admission। मतलब आपका जो बच्चा है वो जिस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल चूरू डिस्ट्रिक्ट का, राजस्थान के चूरू जिले का कोई बच्चा है, तो चूरू जिले के जो नवोदय विद्यालय है उसी के लिए वो अप्लाई कर सकता है और 5वीं क्लास में वो बच्चा उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना चाहिए। Admission of candidate to class 6 in a JNV is district specific. A candidate who is studying class 5 in a district is allowed to apply for admission to JNV in the same district only। मतलब 5वीं क्लास में जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ रहे हैं वो आपका खुद का डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, ओनली बोनाफाइड रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब वहीं के आप रहने वाले हैं और उसी डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ रहे हैं, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये साफ साफ यहां पे इन्होंने मेंशन किया है। और द वैलिड रेजिडेंशियल प्रूफ एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द पेरेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर द कैंडिडेट हैज स्टडीड क्लास 5 एंड अपीयर्ड फॉर द JNV इज टू बी सबमिटेड बाय द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब एडमिशन के टाइम पे आपको ये सर्टिफिकेट देना, ये प्रूफ देना पड़ेगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, क्या आपने उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया है जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं। तो ये चीज एडमिशन के टाइम पे आपको देनी पड़ेगी। अब एक चीज और बताइए, जैसे बाइफर्केट हुए हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है, जैसे राजस्थान में हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट चेंज हुए हैं, तो चेंज अगर हुआ है कुछ तो उसमें अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आपको जो पहले जो डिस्ट्रिक्ट थे उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पेश करना होगा आपको। ठीक है, उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब ये इन्होंने साफ साफ लिखा है इसमें, कैंडिडेट्स हु हैव पास क्लास 5 बिफोर द सेशन 2023-24 और रिपीटेड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। मतलब पहले अगर आप 5वीं क्लास पास कर चुके हैं तो आप इसमें अलाउड नहीं हैं। ठीक है, या फिर अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो भी इसमें आप अलाउड नहीं है। NVS हैज द राइट टू कंपेयर द एप्लीकेशन डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर टू आइडेंटिफाई द रिपीटर कैंडिडेट्स। मतलब नवोदय विद्यालय जो है आपका डेटा चेक कर सकता है, पुराना कंपेयर कर सकता है कि कहीं आप रिपीटर तो नहीं है। अगर रिपीटर पाए जाते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए यह भी आप ध्यान दें। बोर्न बिफोर 1/5/2012 एंड आफ्टर 31/7/2014, इनके बाद के जो बच्चे हैं या फिर इससे पहले के जो हैं उनको अलाउड नहीं है। यानी आप इसके और इसके बीच में जन्मे हुए होने चाहिए, तभी आपका फॉर्म भरा जा सकता है। 1 मई 2012 से लेके 31 जुलाई 2014 के बीच में आपका जन्म है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अब कई बार क्या होता है, पेरेंट्स, ये इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, मेंशन कर रखा है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा एक्चुअल में तो हो गया है जैसे 12 साल का, 13 साल का, 14 साल का, और उसका आप दिखा रखा है आपने 2012 और 14 के बीच में। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो इन्होंने साफ साफ लिखा है द डिसीजन ऑफ द मेडिकल बोर्ड विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। मतलब मेडिकल बोर्ड के सामने आपको पेश करेंगे, मेडिकल बोर्ड जो है वो आपको चेक करेगा, आपकी एक्चुअल एज जो है वो अगर डाउटफुल है
लगता है कि इसके बीच में नहीं है तो वो आपको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको कि डेट अगर कम ज़्यादा करवा के अगर आप भर रहे हैं तो भी आप अलाउड इसमें नहीं होंगे। A candidate appearing for the selection test must be studying in class 5 for the whole of the academic session 2023-24। मतलब इस साल आप 5वीं क्लास में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू क्लास 6 मस्ट हैव स्टडीड एंड पास क्लासेस 3, 4 एंड 5 फ्रॉम ए गवर्नमेंट, मतलब आपको किसी गवर्नमेंट स्कूल से आप पास होने चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर सेकंड टाइम। दूसरी बार आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। अगर आप पहले एग्जाम दे चुके हैं तो दूसरी बार इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, भले ही आप सारे क्राइटेरिया, वैसे तो सारे क्राइटेरिया फिल होंगे नहीं, क्योंकि 5वीं क्लास में दोबारा बच्चा कैसे आ सकता है। पिछली बार अगर आपने भर दिया है तो आप 5वीं क्लास में थे और इस बार आप 6th क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, अगर ऐसी कुछ मिस्टेक होती है, अगर आप रिपीटर पाए जाते हैं तो आपको एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, ऐसा इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है इसमें। उसके बाद आगे देखते हैं। अब इसमें ये एक डाउट रहता है कि गांव के बच्चे हैं और शहर के बच्चे हैं, उसके लिए क्या है ये स्कीम। तो देखें, आपको ध्यान देना है 75% ऑफ सीट जो है वो उस जिले के गांवों से भरी जाएंगी, यानी जितने भी बच्चे गांव से हैं उन गांव के बच्चों से 75% सीट्स भरी जाएंगी। अब गांव के बच्चे किसे मेंशन किया जाएगा, तो अगर आप एक दिन भी शहर के स्कूल में पढ़ लिए तो आपको रूरल में नहीं माना जाएगा, आपको अर्बन में माना जाएगा, शहरी माना जाएगा। अगर एक दिन भी आप शहर के किसी स्कूल में गए हैं तो उसमें आपको अर्बन से शामिल हो माना जाएगा, रूरल में कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी 75% सीटें जो होंगी वो तो गांव के बच्चों से भरी जाएंगी, बची हुई जो 25% सीटें रहेंगी वो मेरिट के आधार पर गांव और शहर के जो बच्चे रहेंगे उनकी एक मेरिट के आधार पर बची हुई 25% सीटें भरी जाएंगी। यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 25% सीटें गांव के और शहर के सभी बच्चों से मेरिट के आधार पर जो टॉप उसमें रैंक में रहेंगे उन बच्चों से भरी जाएंगी। बची हुई 75% जो सीटें हैं वो मेरिट के आधार पर केवल गांव के बच्चों की भरी जाएंगी, उसमें शहर के बच्चों को अलाउ नहीं किया जाएगा। अब इसमें लिखा है कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द रूरल कोटा मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 3, 4 एंड 5 कंप्लीटिंग फुल एकेडमिक सेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एडेड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स लोकेटेड इन रूरल एरिया। मतलब आप अच्छा, गवर्नमेंट में आप ये ना समझे कि भी गवर्नमेंट स्कूल ही होना चाहिए, प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए। आप किसी भी स्कूल में पढ़े हो, मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए। 3rd, 4th और 5th तीनों क्लास आपके गांव के किसी स्कूल से होनी चाहिए। ठीक है, हाउ एवर द कैंडिडेट शुड स्टडी फुल एकेडमिक सेशन अंडर रूरल एरिया इन क्लास 5 फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर एडमिशन इज शॉर्ट। यानी जिस जिले में आप एडमिशन चाहते हैं 5वीं क्लास उसी जिले में आपकी रहनी चाहिए। ठीक है, तीसरी और चौथी आपकी किसी और जिले से हो सकती हैं। बस ध्यान रखें कि अगर आप रूरल के अंदर भर रहे हैं तो तीसरी चौथी क्लास भी आपकी रूरल में होनी चाहिए। मतलब गांव के स्टूडेंट के तरह से आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 3rd और 4th क्लास भी आपकी गांव के बच्चे, गांव के किसी भी गांव से होनी चाहिए, दूसरे जिले के हो सकते हैं। 5वीं क्लास उसी जिले में होनी चाहिए जिस जिले में आप एडमिशन चाहते हैं, यानी जिस जिले में आपका नवोदय विद्यालय है। उसके अलावा ये अर्बन कैंडिडेट्स का बता रखा है। शहरी जो है यानी बाकी सारी, अगर आप इसमें साफ साफ लिखा है फॉर ए सिंगल डे ऑफ सेशन इन क्लास 3rd, 4th, तीसरी चौथी 5वीं क्लास में अगर एक दिन भी आप किसी शहर के स्कूल में पढ़े हैं तो आपको अर्बन कैंडिडेट माना जाएगा और आपको जो 25% सीटें हैं उसमें आपको फिर फाइट करना पड़ेगा। उसके अलावा ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मैंने बता दिया, 75% बच्चों से जो गांव के बच्चों से भरी जाएंगी और 25% जो रहेंगी वो शहर के और गांव के बच्चों की एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर भरी जाएगी। इसमें जो रिजर्वेशन होता है, जो गवर्नमेंट ने आपको SC, ST, OBC का जो रिजर्वेशन दे रखा है उसके आधार पर ये सीटें रहती हैं सारी। उसके अलावा देखें डॉक्यूमेंट कौन से सबमिट करने होंगे आफ्टर सिलेक्शन, पास होने के बाद कौन से डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के लिए देने होंगे। पहला है प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ की आपको कोई भी सर्टिफिकेट देना होगा। प्रूफ फॉर एलिजिबिलिटी, जो भी कंडीशंस नवोदय विद्यालय की हैं उसके जो प्रूफ रहेंगे वो आपको देने होंगे।
candidate seeking admission under rural quota, the parents will also have to submit a certificate from the competent authority to the effect that the child has had studied class 3rd, 4th and 5th in an institute or school located in rural area. मतलब अगर रूरल कोटा के अंदर आप अगर फिल कर रहे हैं तो आपको ये एक सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। रेजिडेंस सर्टिफिकेट, किस जिले के हैं आप, किस स्टेट के हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। आधार कार्ड की कॉपी इसमें देनी पड़ेगी। हेडमास्टर का जो सर्टिफिकेट तीनों क्लास के लिए है, उसमें बेसिकली तीनों क्लास की डिटेल रहेंगी, वो आपको जमा कराना पड़ता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कैटेगरी या कम्युनिटी, और ये आपको यानी SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग कौन से क्या फॉर्मेट रहेगा, तो फॉर्मेट इसमें नीचे दे रखा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। The TC from parent school after the verification of documents and confirmation of admission by the respective JNV is to be submitted after getting counter signature of district education authorities। मतलब जब फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आपको TC जमा करवानी है। जब फाइनल ये कंफर्म हो गया कि हाँ अब आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, तब आपको इसके अंदर आपको TC जमा करवानी होती है। अब सेंटर जो होंगे वो आपको जिस जिले में आपका स्कूल है उसी जिले में मिलेगा, और इसमें कोई चेंजेस आपको अलाउड नहीं होंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम क्या रहेगी, तो लैंग्वेज देखें हर स्टेट के लिए, यूटी के लिए इन्होंने लैंग्वेज दे रखी है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें चूज कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि आप जब आपका जो टेस्ट होगा उसमें जो फॉर्म में भरेंगे तो आपको अपनी जो लैंग्वेज है वो चूज करनी होगी कि आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश में पेपर चूज करते हैं तो आपको प्योरली उसमें इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी चूज करेंगे तो उसमें हिंदी में मिलेगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो भी लैंग्वेज आप इसमें चूज करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको फिर पेपर मिलेगा। ए कैंडिडेट विल बी गिवन ए टेस्ट बुकलेट इन द लैंग्वेज which he or she has mentioned in the online application form। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप कि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो लैंग्वेज आप चूज कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में आपको पेपर दिया जाएगा। इसमें बाईलिंगुअल नहीं होता है। कई बार ये होता है जैसे सैनिक का जो एग्जाम होता है, मिलिट्री का होता है, वो बाईलिंगुअल मिल जाता है, मतलब दोनों लैंग्वेज में पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आपने हिंदी में भरा है या इंग्लिश में भरा है। लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा, अगर आपने हिंदी चूज किया है तो प्योरली उसमें हिंदी मिलेगी, इंग्लिश चूज कर लिया तो इंग्लिश मिलेगी। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद जो एग्जाम होगा वो ड्यूरेशन कितना है, क्या क्या उसमें आएगा, उसकी थोड़ी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि जो भी ये एग्जाम होता है इसका 2 घंटे का होता है। 11:30 से 1:30 बजे तक ये एग्जाम होगा। 80 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर और 100 मार्क्स के होंगे, और कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होगी। किस तरह से होंगे, एक तो है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग, अर्थमेटिक मतलब मैथ्स, और लैंग्वेज मतलब जो भी लैंग्वेज, जैसे अगर इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश, हिंदी चूज किया तो हिंदी, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज आप चूज कर रहे हैं उसका टेस्ट इसमें होता है। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन आपके जो भी लैंग्वेज, जैसे हिंदी चूज किया तो हिंदी के, इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश के आएंगे। मार्क्स जो होंगे ये 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, ये 20 क्वेश्चन 25 नंबर के, ये 20 क्वेश्चन 25 नंबर के, इस तरह से टोटल 100 नंबर के आपका ये पेपर होगा। इस 40 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट्स मिल रहे हैं, 20 के लिए 30, इस 20 के लिए 30, इस तरह से आपको 2 घंटे इसके लिए मिलते हैं। उसके बाद जो दिव्यांग हैं उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इसमें एडिशनल। आंसर शीट जो OMR जनरली आपको पता है ऑप्टिकली मार्क रिकॉग्निशन OMR बोलते हैं, OMR शीट आपको इसमें मिलेगी, उसे आपको फिल करना है। ब्लू और ब्लैक पेन ही इसमें आप यूज कर सकते हैं, पेंसिल का यूज इसमें नहीं करना है आपको OMR में, ये ध्यान रखना आप। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड डार्कन द करस्पॉन्डिंग सर्किल। आंसर जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सी अगर सही लगता है तो सी को इस तरह से पूरे को काला करना है। इस तरह से जैसे कई बार ये होता है कि थोड़े से हिस्से में कर दिया, बाहर निकाल दिया, इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है। एक बार आपने सर्किल काला कर दिया तो उसके बाद में आप इसमें आंसर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो OMR शीट भरने से पहले आप अपने सारे आंसर्स पे श्योर हों तभी फिल करें, ठीक है। कोई डाउटफुल क्वेश्चन हो तो उसकी OMR भरने की जल्दी आप न करें। जैसे कई बार ये होता है कि 2 ऑप्शन में जो मुझे डाउट है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, और मैं डाउट के कंडीशन में तुरंत फिल कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट टाइम कंप्लीट होते होते हो सकता है इसका कुछ एग्जैक्ट आंसर तुम्हारे दिमाग में आ जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कौन सा सही है चूज करना है, वो भरने से पहले पूरे आप कंफर्मेशन करना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें आपका जो टेस्ट होगा उसमें क्या क्या आने वाला है वो भी इसमें बताता हूं मैं। जो रीजनिंग है उसमें बेसिकली फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और इसके टोटल 10 पार्ट दे रखे हैं। पहला है ओड मैन आउट, इस तरह के, मतलब आपको ये 4 क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और इनमें से कौन सा अलग दिख रहा है आपको वो आपको चूज करना होता है। अगला है फिगर मैचिंग, मतलब आपको ये फिगर दे दिया और इनमें से मैच करो कौन सा इससे मैच हो रहा है। उसके बाद पैटर्न कंप्लीशन, जैसे ये पैटर्न दिया आपको, अब ये ऐसा है इस तरह से, अब यहां पे क्या आने वाला है, इन चारों में से कौन सा इसमें आ सकता है वो चूज करो। उसके अलावा फिगर सीरीज कंप्लीशन, जैसे इस तरह से ये एक फिगर चल रहा है, पहले एक लाइन खींची, क्रॉस बनाया, फिर ये आगे बढ़ा दिया, फिर ये आगे, अब यहां पे कौन सा बनेगा इनमें से वो चूज करना आपको चारों में से, ये अगला था। उसके अलावा 5वें पार्ट में है एनालॉगी, मतलब इस तरह से आपको दिया कि रेशियो दिया ये और ये एक दूसरे से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड क्या आएगा इन चारों में से चूज करो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको बता देता हूं। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्किल, जैसे ये है, अभी इसको अगर आप ऐसा कंप्लीट करते हो तो ये एक स्क्वायर बनता है। अब स्क्वायर में यहां जो शेप आ रही है वो इनमें से कौन सी बनेगी, ठीक है, इस तरह से चूज करना है। अगला है मिरर इमेजिंग, मतलब ये जो लिखा है अगर यहां मिरर रखें तो उल्टा कैसा दिखेगा इनमें से वो चूज करना है। उसके अलावा पंच्ड होल पैटर्न, मतलब आपने एक पेपर लिया, उसे ऐसा फोल्ड किया, ऐसा फोल्ड किया और इस तरह से काट दिया, अब इसको जब खोलोगे तो कौन सा इसमें से बनने वाला है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा स्पेस विजुअलाइजेशन, मतलब ये जो दिख रहा है इसको मिला के इनमें से कौन सी फिगर बनने वाली है। उसके बाद एम्बेडेड फिगर, मतलब ये जो शेप है ये आपको इन चारों में से कौन से में नजर आ रही है, मतलब इसके अंदर ही मिक्स हो रखी है ये शेप, तो वो आपको चूज करना है ये कौन से फिगर में ये शेप आपको मिलती है। ये था रीजनिंग का। मैथमेटिक्स में ये है नंबर सिस्टम, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, एलसीएम एचसीएफ वाले, डेसिमल, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल में बदलना, वापस डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना, लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, इनका मेजरमेंट है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन है, मतलब सिंप्लीफाई करके क्या फाइनल आंसर आएगा, फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रॉफिट लॉस, पेरीमीटर एरिया, एंगल्स के टाइप, जियोमेट्री, आगे एक तरह से एंगल और एंगल के टाइप, उनके एप्लीकेशन है सिंपल, डेटा एनालिसिस यूजिंग बार डायग्राम, ग्राफ, लाइन चार्ट, ये इसका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। उसके बाद देखें, फिर आता है लैंग्वेज टेस्ट, मतलब आपकी जो जैसे इंग्लिश चूज की है तो इंग्लिश और हिंदी चूज की तो हिंदी, उसमें आपको पैसेज मिलेंगे, ठीक है, 4 पैसेज मिलेंगे, उन पैसेज को रीड करना है और उसके आधार पे आपको ऑप्शंस चूज करने हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। 4 पैसेज मिलेंगे, चारों पैसेज में 5-5 क्वेश्चंस मिलेंगे, कौन सा सही है ये चूज करना है, इस तरीके से होगा। अब इसमें आपको जैसे अगर इंग्लिश की बात करें या हिंदी की बात करें तो ग्रामर भी इन्हीं के थ्रू पूछी जाएगी, पैसेज के आधार पे ही ग्रामर पूछी जाएगी आपसे, ठीक है, और पैसेज के आधार पर ही एंटोनिम, सिनोनिम ये पूछ लिए जाएंगे, तो इस चीज का आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो लगभग हमने सारी डिस्कस कर ली हैं पहले, वही सारी रिपीटेड हैं, नया कुछ इसमें है नहीं। उसके बाद जो सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा था, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये फॉर्मेट इसका दे रहे हैं नीचे, किस तरीके से भरा जाएगा। ये वो सर्टिफिकेट है जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको स्कूल में सिग्नेचर करवा के लाने पड़ेंगे, यानी 5वीं क्लास में बच्चा जहां पढ़ रहा है वहां के प्रिंसिपल से ये पूरा फिल करके यहाँ पे भरना, आपको बच्चे का नाम, स्कूल का नाम, उसके बाद यहाँ कैंडिडेट का नेम, बच्चे का नेम यहाँ लिखना है, फादर्स नेम ये सारे कैपिटल लेटर्स में लिखना है, बच्चे की मम्मी का नेम है, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ वर्ड्स में लिखनी है डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद बॉय है या गर्ल है ये लिखना है, कैटेगरी चूज करनी है, आधार नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, नेशनलिटी क्या है, मतलब इंडियन है, रिलीजन क्या है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको लिखना है, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश और हिंदी है तो हिंदी, मतलब आप अगर पेपर हिंदी में चाहते हो तो यहाँ आपको हिंदी मेंशन करना है और इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश मेंशन करना है। उसके अलावा पर्टिकुलर्स हैं, जैसे 3rd क्लास की डिटेल सारी आपको यहाँ भरनी है, मतलब 3rd क्लास में कौन से स्कूल में था, वो स्कूल कहाँ पे है, रूरल है या अर्बन है, कौन से सन में ये ज्वाइन हुआ था और कौन सी सन में पास हुआ है, फिर
कौन से ब्लॉक में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कौन से स्टेट में, यानी थर्ड क्लास की पूरी डिटेल यहाँ भरी जाएगी, फोर्थ क्लास की पूरी डिटेल यहाँ भरी जाएगी और फिफ्थ क्लास की पूरी डिटेल यहाँ भरी जाएगी। कई पेरेंट्स को ये डाउट होता है कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में एक ही स्कूल में होना चाहिए बच्चा। ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में एक ही स्कूल में होना चाहिए। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों क्लासेस में अलग अलग स्कूल में हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। बस ये आप ध्यान रखना कि अगर आप रूरल कैटेगरी से फॉर्म भरना चाह रहे हैं, रूरल कोटा से, तो ये तीनों में रूरल आएगा, यानी ये तीनों क्लास रूरल एरिया वाले स्कूल्स की होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये तीनों क्लास में बच्चा रूरल एरिया के स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट आपका अलग भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि 5वीं क्लास उसी डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं और उसके नवोदय विद्यालय में आप एडमिशन चाहते हैं। ये सारी डिटेल भरने के बाद यहां पे बच्चे के सिग्नेचर हैं, यहां पेरेंट्स के सिग्नेचर हैं और यहां पे स्कूल के हेडमास्टर के सिग्नेचर और सील लगेगी। ये वो सर्टिफिकेट है जो आपको फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना होगा। इसे भी आपको स्कैन करके 10 से 100 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में रखना होगा और सबमिशन करना होगा। उसके अलावा जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, जनरली जो आप बनवाते हैं ओबीसी का सर्टिफिकेट, वो इस तरह से है, फॉर्मेट दे रखा है इन्होंने। तो ये थी सारी फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी। अगर अभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या क्वेरीज हैं। हम उसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।